गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। वैसे देखिए, 2 यूनिटों में ये आपकी बुक डिवाइड हुई है। फर्स्ट जो यूनिट है वह है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसी को आज पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र है क्या, इसकी जानकारी हमें लेनी होगी। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में तो विशेष इसकी परिभाषाओं के बारे में बहुत ज़्यादा मत हैं, बहुत ज़्यादा विवाद है। अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित बहुत ज़्यादा विवाद है। इसीलिए एक अर्थशास्त्री कह सकते हैं, जिसका नाम था श्रीमती बारबरा ऊटन। बारबरा ऊटन ने यहाँ तक भी कह दिया कि जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं, जब कभी 6 अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं। Whenever 6 economists are gathered, there are 7 opinions. किसी ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसी ने कहा अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। तो इस तरह से तमाम परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। फिर भी आप ये समझिए, अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक बार पुनः, कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करें, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स और आते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। जैसे उपभोक्ता, एक शब्द आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या उपभोग करता है। क्या मैंने कहा कि एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके, पैसा खर्च करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी आवश्यकता सब्जी है, आप सब्जी का उपभोग करते हैं, उसके लिए आप पैसा खर्च करके ले आते हैं, या आप पैसा नहीं खर्च करते, आप घर पे ही या अपने खेतों में ही उसको उगाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ 2 तरह से हो गए। आप एक व्यक्ति उपभोक्ता भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। क्यों? जैसे मैंने कहा, आप फर्नीचर लकड़ी का मान लीजिए काम करते हो,
तो लकड़ी से बने जितने आइटम्स आप बनाते हो तो आप उसके लिए क्या हुए? उत्पादक हुए। अब भोक्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही कि यदि आप सब्जी खरीद करके लाते हो, उसका पैसा खर्च करके ले आते हैं ना, सब्जी खरीदने जाते हैं, खरीद करके ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, तो आप भोक्ता हुए। अर्थात ये उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद मैंने उत्पादक का नाम लिया। उत्पादक वह है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादक कौन है? उत्पादक वह है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कौन होता है? जो आय के सृजन के लिए वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है, वही उत्पादक होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि आप फर्नीचर की दुकान किए हैं, फर्नीचर का सामान आपके यहाँ बनता है, क्यों बनता है? आप उसको अपनी आय को अर्जित करने के लिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए तो करते हो। तो इनकम बढ़ाने के लिए यदि आप कोई सामान बनाते हो तो आप क्या हो? उत्पादक हो। ठीक है। सेवा प्रदाता, एक शब्द आता है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता कौन होता है? सेवा प्रदाता वह है जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान कर देता है। किसी कह सकते हो भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई व्यक्ति कोई सामान ले गया, उसके पास पैसा नहीं है, उस पैसे के बदले आपके घर आकर के कुछ काम कर दे, 2-3 दिन आपके यहाँ मजदूरी कर दे, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? सेवा प्रदाता। और सेवाधारक कौन होता है? सेवाधारक वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। सेवाधारक वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेवाधारक। देखिए, कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियां होती हैं और गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां 2 प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक गतिविधियां होती हैं और एक गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? वे सभी गतिविधियां जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे उत्पादन और उपभोग, ये सब आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन और उपभोग किसके अंतर्गत आते हैं? अभी मैंने उत्पादन और उपभोग दोनों बताया। तो वे सभी गतिविधियां जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे मैंने क्या बताया? उत्पादन और उपभोग। उत्पादन मैं क्या करता हूँ? आय की वृद्धि के लिए। देखिए, यदि आप किसी वस्तु बनाते हैं और उसका यूज खुद कर लेते हैं तो उसको हम आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं रखेंगे। हम उत्पादन करते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, तो ऐसी गतिविधियों को हम आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद गैर आर्थिक गतिविधियाँ आती हैं। वे सभी गतिविधियाँ जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, उसी का सीधे अपोजिट है। वे सभी गतिविधियाँ जो अर्थशास्त्र में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती हैं, गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं।
जैसे रक्तदान हो गया। रक्तदान क्या है? एक गैर आर्थिक गतिविधियां हैं। आपने रक्तदान किया, उसके बदले कुछ आय अर्जित नहीं किया, समाज सेवा में मैं अपनी सेवा प्रदान किया, तो ऐसी गतिविधियों को आप गैर आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी में रखेंगे। एक शब्द आता है दुर्बलता या दुर्लभता। क्या आता है? दुर्लभता। दुर्लभता क्या है? इसका अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु सेवा या संसाधन, किसी वस्तु सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। क्या हुआ? दुर्लभता वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है, उसे दुर्लभता कहते हैं। जैसे आप जानते हैं अभी वैक्सीनेशन लोगों का हो रहा है, लोगों के जो टीके लग रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, आपने देखा कि मांग की तुलना में वैक्सीन बहुत कम थी। लोगों को कई दिनों तक, कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आ जाते थे, उनको दूसरा डेट मिल जाता था। तो यहाँ मांग और पूर्ति की तुलना में क्या हुआ? वह जो वैक्सीन थी वो क्या है? उसकी कमी है। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं? दुर्लभता कहते हैं। एक चीज तो ये तो हुआ अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अर्थशास्त्रीय गतिविधियाँ दो प्रकार की मैंने बताया। अब आपने सुना था अभी पहले ही कि सांख्यिकी शब्द भी आया था। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी ये यूनिट का नाम ही है। तो अर्थशास्त्र के बारे में कुछ आपने जानकारी हासिल की। वैसे देखिए, अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो परिभाषाएं होंगी उसका भी नोट मैं आपके पास सेंड करूंगा। मैं केवल अभी इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसकी परिभाषा भेजूंगा, उसके लक्षण के नोट्स भी भेजे जाएंगे। जो भी है, जो भी टॉपिक्स आगे आएंगे हम आपको उसको सेंड करते रहेंगे। आप केवल अभी समझिए। अब मैंने सांख्यिकी शब्द लिया, स्टैटिक्स। देखिए, इसे हम दो अर्थों में परिभाषित कर सकते हैं। सांख्यिकी को दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। एक तो एक वचन के रूप में और दूसरा बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? ध्यान से सुनिए। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों को संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना या व्यवस्था करने की विधियों का विवेचना करता है। एक बार पुनः समझिए। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों को संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना या व्यवस्था या व्याख्या करने की विधियों का विवेचना करता है, सांख्यिकी कहलाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है? सांख्यिकी का अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और ये जो है पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है। एक बार पुनः
बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा जो पर्याप्त सीमा तक उनके प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है। तो सांख्यिकी दो प्रकार की हुई, दो प्रकार की नहीं है, दो प्रकार से इसको परिभाषित किया गया, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। अभी आपने आंकड़ा शब्द सुना, देखिए सांख्यिकी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमाणात्मक आंकड़े और दूसरा होता है गुणात्मक आंकड़े। परिमाणात्मक आंकड़े और दूसरा क्या होता है? गुणात्मक आंकड़े। परिमाणात्मक आंकड़ों का मतलब जैसे छात्रों का प्राप्तांक हो गया, व्यक्तियों की ऊंचाई हो गई, ये सब जो आंकड़े होते हैं इसको हम परिमाणात्मक आंकड़े कहते हैं। उसके बाद गुणात्मक में जैसे सुंदरता हो गया, ईमानदारी हो गया, ये सब गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। समझ गए? सांख्यिकी के कुछ कार्य भी हैं, थोड़ा सा मैं उसे शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला कार्य जटिल तथ्यों को सरल करना। जटिल तथ्यों को सरल करना, जैसे कोई व्यक्ति जब किसी बिजनेस को करना चाहता है या कोई किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो सबसे पहले वह उस क्षेत्र के बारे में पता लगाता है कि जिस वस्तु का उत्पादन मैं करने जा रहा हूँ किस क्षेत्र में इसका मांग ज़्यादा है, किस क्षेत्र में इसका मांग कम है। तो जब ये सब चीज़ें आप एकत्र कर लेते हो तो बाद में आपको सरलता प्रदान हो जाती है, क्योंकि आप उसी से संबंधित, जैसे मान लीजिए आपको जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस क्षेत्र में भेजना है तो आप उसी से कहने का तात्पर्य है कि यदि वहाँ मांग कम है तो आप उस वस्तु पर कम पैसा लगाएंगे, मांग अधिक है तो उस वस्तु को बनाने के लिए आप अधिक पैसा खर्च करेंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। तो इससे आपको सरलता प्रदान हो जाती है जब आप इस आंकड़ों की जांच पहले कर लेते हैं, आंकड़ों को पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसलिए देखा जटिल तथ्यों को सरल करना, सब जटिल तथ्य हैं, कैसे पता लगाया जाता है इसके बारे में लोगों को भेज करके या किसी भी माध्यम से इसका पता लगा करके इन आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, जिससे बाद में सरलता प्रदान होती है। तो सांख्यिकी का एक कार्य यह है। दूसरा है तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करना। निश्चित रूप में प्रस्तुत करना, जैसे तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करने से मतलब यह है कि एकदम एक्यूरेट हो, एक्चुअल हो, उसमें कहीं भी गड़बड़ी ना हो, कहीं भी कोई गलती ना हो। तो दूसरा काम सांख्यिकी का यह भी है कि यह तथ्यों को निश्चित रूप में प्रकट करता है, एकदम एक्चुअल आंकड़े प्रकट कराता है। तीसरा है नीति निर्माण में सहायता करना। नीति निर्माण में सहायता करने का मतलब यह है जब आप ये पता लगा लेते हो कि इस क्षेत्र में इस वस्तु की मांग अधिक है, इस क्षेत्र में वस्तु की मांग कम है, तो आप उसी अनुसार अपने व्यवसाय को लगाते हो, अपना उत्पादन उसी से रिलेटेड वस्तुओं का करते हो जिसकी मांग अधिक होती है। ठीक है, तो इसकी नीति बनाने में आप सहायता प्राप्त हो जाती है। आंकड़ों को एकत्र करना तो सांख्यिकी का ही, सांख्यिकी के अंतर्गत ही आता है। तो वही मेरे कहने का, जब तथ्यों के निश्चित स्वरूप का पता चल जाता है, ठीक है, तो हम उसके नीति बनाने में अर्थात उस कार्य को सुगमता से करने में हमें क्या करना है, ये इसमें सहायता प्राप्त होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप देख लीजिए, जैसे व्यक्ति जब ये पता लगा लेता है, कोई उम्मीदवार ये पता लगा लेता है कि फला जगह हमको वोट कम मिलेंगे, इस जगह ज़्यादा मिलेंगे, तो जहाँ कम वोट मिलता है वहाँ अधिक से अधिक लोगों को, अपने लोगों को लगा दिया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नीति निर्माण में सहायता। सहायता मिल जाती है ना, तो अपना एक
नीति बना लेते हैं कि हमको किस तरह से वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना होता है। पूर्वानुमान में सहायता करना, सांख्यिकी का एक काम है पूर्वानुमान में सहायता करना। भाई व्यवसाय लगाने से पहले ही व्यवसाय लगाने से पहले ही आप ये पता लगाते हैं ना कि ये सब संसाधन हमको वहाँ मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री आप लगा रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल्स है वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वस्तुओं को ले जाने ले आने में साधन, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है कि नहीं है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग वहाँ हमको आसानी से मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। ये सब आंकड़े जो आप ये सब इकट्ठा कर रहे हो ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये सांख्यिकी पूर्वानुमान में सहायता मेरा करता है। पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान में सहायता करना भी सांख्यिकी का एक कार्य है। और इस तरह से यदि आप सब कुछ पता लगा लेते हैं तो व्यक्तिगत ज्ञान बढ़ता है और अनुभव भी बढ़ता है। जैसे जैसे आप आगे कार्य करते जाते हो अनुभव बढ़ता है, अर्थात कह सकते हो कि सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव दोनों को भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें आप आज इसको ध्यान से सुनिएगा। आगे हम आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।